मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। जैसा कि हमने आप सबको प्रॉमिस किया था कि जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होगा संडे को, दैट इज़ 22 मई को, उसकी एक्सप्लेनेशन हम डाल देंगे मंडे को। ठीक है, तो आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ वो है सेट डी। ठीक है, इसकी आंसर की हमने ऑलरेडी उसमें भेज चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो और इसके अलावा क्या कहते हैं, इसका क्वेश्चन पेपर भी आपको वहीं पे सेंड कर दिया जाएगा। आज जो मैं करवाऊंगा ना, आपको मैं करवाऊंगा सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन ए की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बहुत से चैनल्स डाल चुके हैं। अगर फिर भी मुझे ज़रूरत फील हुई कि आपको सेक्शन ए करवाना है, या फिर आपके कमेंट्स में आपने बोला या मुझे मैसेजेस आए कि बच्चों के कि सेक्शन 1 की भी एक्सप्लेनेशन करवा दो, तो मैं वो भी करवा दूँगा। अदरवाइज़ हमारे अमृतसर में ही एक और सर हैं, पवन सर करके, उनका एक चैनल है, मैथ्स का चैनल है, वो अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन डालते हैं वो, तो मैं उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। तो जो हमारा सेक्शन बी में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन था हमारा उससे साइंस एंड टेक से, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक से था। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या कहती है, डाइऑक्सिन्स बायो अक्यूमुलेट्स एंड आर टॉक्सिक एट एक्सट्रीमली लो लेवल। और इसका रीजन क्या बताते हैं, डाइऑक्सिन्स आर क्रिएटेड मेनली बाय बर्निंग प्लास्टिक्स एंड मेडिकल वेस्ट कंटेनिंग क्लोरीन। तो इसमें से हमें ये बताना था कि अगर कोई सबसे पहला ऑप्शन इसमें हमारा ये था कि जो दोनों एजर्शन और रीज़न है ना, दोनों करेक्ट है, और जो रीज़न बताया गया है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की। सेकंड ऑप्शन हमारा ऑप्शन भी ये था कि बोथ एजर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, मतलब दोनों करेक्ट हैं, पर जो रीज़न है ना वो एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी था एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, और फोर्थ था assertion is not correct but the reason is correct। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। जो इसकी assertion है वो भी करेक्ट है, और जो इसकी रीजन दिया गया वो भी करेक्ट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो assertion क्या है, ये है हमारा टॉपिक ज्योग्राफी का। तो assertion दिया है कि जो ओशन करेंट्स आर समटाइम रेफर टू एज हीट पंप्स और थर्मल कन्वेयर्स ऑफ द प्लेनेट, और रीजन बताया गया है कि ओशन करेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 40% ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड द पोलर रीजन। ठीक है, तो इसका भी रीजन और assertion दोनों सही थे, और जो इसकी assertion का जो रीजन था वो करेक्ट था। ठीक है, जो करेक्टली एक्सप्लेन करता था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बायोम से रिलेटेड। बायोम्स अगर आपको याद हो, मैंने ना क्लासेस ली थी उसकी UGC नेट की, उसमें ना मैंने आपको बायोम्स अच्छे से करवाया था। तो अगर जिन बच्चों ने वो क्लासेस लगाई थी उनको इसका आंसर उनको नहीं गलत करना चाहिए था। ठीक है, तो वो क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्ड बायोम्स। बायोम्स हमारे आते हैं बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, तो बायोम्स ऑप्शन 1 है, स्टेटमेंट 1 है, बायोम्स आर कैटेगराइज्ड बाय मोस्ट कॉमन ग्रोथ फॉर्म ऑफ प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। बायोम्स वही चीज़ होती हैं जो हम करते हैं ना, टाइगा रीजन, टुंड्रा रीजन, और उसके अलावा टेम्परेट रीजन। ठीक है, वो सब बायोम्स में आता है। स्टेटमेंट 2 है, द कैटेगराइजेशन ऑफ बायोम्स ऑल्सो टेक्स टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म इनटू अकाउंट। तो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 ये कहती है, जो जब मैं बायोम्स करवा रहा था मैंने आपको करवाया भी था कि जो उनकी रिलेशनशिप होती है ना दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, जैसे कि मान लो अगर हम टुंड्रा रीजन की बात कर रहे हैं, तो अब हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे पोलर बियर्स या ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे जानवर मिलेंगे जो कि सिर्फ सर्दी में रह सकते हैं। अगर हम कहें कि पोलर बियर्स को हम यहाँ पे ले आए, डेजर्ट में ले आए, तो वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और हमारी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट 3।
Biome categorization rely on similarity in the morphological responses of organism to the physical environment. वो कह रहा है कि जो बायोम्स की जो कैटेगराइजेशन है ना वो रिलाई करती है सिमिलैरिटी इन द मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स का जो रिस्पॉन्स होगा ना एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर जगह को लेके उस पर रिलाई करेगी बायोम्स की कैटेगराइजेशन। मतलब कि जो बायोम को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो हम उसी बेसिस पे करेंगे कि अगर क्या कहते हैं, वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो पोलर बियर है वो वहाँ पे डेजर्ट में नहीं रह पाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन करेंगे। तो असल में कैटेगराइजेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, ये वन ऑफ द क्या कहते हैं, वन ऑफ द पॉइंट होता है इसकी कैटेगराइजेशन का, ये वन ऑफ द रीजन होता है, एग्जैक्ट रीजन ये नहीं होता। ठीक है, तो उस वजह से जो हमारी स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट 4 देखो, a biome includes similar biotic assemblages on distant continents indicating similar response to similar climate conditions in different locations। इसका मतलब ये है कि उसी का एग्जांपल लो फिर से टैगा और टुंड्रा का ही, तो हम देखते हैं कि जो टैगा वाला रीजन है या टैगा और टुंड्रा दोनों रीजन्स हैं ये पड़ते हैं अपर ट्रॉपिक लेवल्स पे। ठीक है, मतलब कि अगर हम इससे डिग्री से ऊपर जाएं, 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं, जब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसकी तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, वहाँ पे ये रीजन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहते हैं कि इट इंक्लूड डिस्टेंट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो डिस्टेंट कॉन्टिनेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर हम टैगा या टुंड्रा को देखें तब हम देखते हैं कि टैगा टुंड्रा रीजन रशिया में भी प्रेजेंट है, ठीक है, यूएसए के अलास्का में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस वजह से ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी फॉर बैट, यानी कि 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग statements are part of Indian strategy to combat climate change that was declared at 26th conference of parties COP26। ठीक है, तो ये क्या कहती है कि डेवलपमेंट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट एंड मीट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ये जो हमारी क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज इसकी है ना स्ट्रेटजी इंडिया की, इसमें ये है कि हमें ना क्लाइमेट वो करना है, क्या कहते हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसको हमने टैकल करने के लिए हमने कुछ ना स्ट्रेटजी डिज़ाइन की है जिसको क्लाइमेट एक्शन प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर इंडिया ने ये बोला है कि हम ना जो अपनी एनर्जी कंजम्पशन है उसका जो 50% टारगेट है वो हम नॉन फॉसिल एनर्जी से लेंगे। नॉन फॉसिल में आ जाते हैं जैसे हमारे ये सोलर पैनल्स हो गए, ठीक है, या विंड एनर्जी होगी, या फिर उसके अलावा टाइडल एनर्जी होगी। मतलब जो हम अपना एनर्जी टारगेट है 50% वहाँ से करेंगे। ठीक है, कब तक? बाय 2030 तक। ठीक है, तो जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है? रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030। ठीक है, तो जो हमारे SDGs गोल है उसमें भी ये इंक्लूडेड है कि हमें जो अपना कार्बन एमिशन है उसको कम से कम करना है। ठीक है, तो जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या है? रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी टू इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45% बाय 2030। तो जो 45% बनता है ना वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन टन बनता है। ठीक है, तो 1 बिलियन टन या फिर 45% हमें रिड्यूस करना है अपना टोटल कार्बन एमिशन। ठीक है, तो जो हमारा स्टेटमेंट 3 है वो भी करेक्ट है। और स्टेटमेंट 4 क्या है हमारी? अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वो कहता है कि व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद टारगेट contaminants, nanoparticle can detoxify or immobilize contaminants via pump and treat process or in situ application. Which of the following statements are appropriately associated with nanoparticles application for the remediation of contaminants? ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं, जो सॉइल होती है उसमें किस तरीके से हेल्प करते हैं जो हमारे कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है, nanoparticles due to their extremely small size can penetrate into small pores
इन द सॉइल और सेडिमेंट्स, ठीक है। तो हमें पता है कि नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और जिस वजह से वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, और वो मूव करते हैं ब्राउनियन मोशन से, ठीक है। ब्राउनियन मोशन की वजह से ही वो फ्रीली मूव कर पाते हैं सॉइल में, ठीक है, और वो वहाँ पे मूव करते हुए टारगेट साइट्स पे चले जाते हैं। टारगेट साइट्स वही साइट्स होती हैं जहाँ पे इनको पेनिट्रेट करके उसको करना होता है, डिटॉक्सिफाई करना होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या है? नैनो पार्टिकल्स आइदर डिग्रेड और टारगेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और एब्जॉर्ब टू द कंटेमिनेंट टू इमोबिलाइज इट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मतलब कि जो नैनो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे कि या तो उसको टारगेट कर देंगे, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा या क्या कहते हैं हमारी इम्प्योरिटी होगी, या फिर क्या करेगा कि उसको एब्जॉर्ब कर लेगा धीरे धीरे और उसको इमोबिलाइज कर देगा, ठीक है। तो जो हमारी स्टेटमेंट 3 है वो भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 क्या कहती है? नैनो पार्टिकल कैन रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉइल फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं रहते, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं नैनो पार्टिकल्स, ये काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। और क्या कहते हैं, इस वजह से जो हमारी स्टेटमेंट 4 है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 एंड 3, बी फॉर बैट। नेक्स्ट देखो, ये जो 46 क्वेश्चन था ना, ये भी हमने कवर किया था उसी में, जो हमारी उसकी क्लासेस थी, यूजीसी की प्री क्लासेस डाली हुई है ना मैंने, ये भी उसमें कवर था ये क्वेश्चन भी। तो उसमें वो कहता है कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वो बतानी है हमने। लिस्ट 1 में लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, लिस्ट 2 में उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि एक साइड पे है मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। दूसरी साइड पे है, दूसरी साइड पे हमें उसकी करैक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, तो हमें वो फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली लेयर जो होती है वो हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर की। तो उसमें मैंने आपको कराया था कि जैसे जैसे हम क्या कहते हैं ट्रोपोस्फेयर में हाइट पे जाते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। ये मैंने कराया था ट्रोपोस्फेयर में। उसके अलावा मैंने मेसोस्फेयर में ये कराया था आपको कि ट्रोपोस्फेयर के बाद लेयर आती है मेसोस्फेयर की। तो मेसोस्फेयर में मैंने आपको ये करवाया था कि यही वो जगह होती है जहाँ पे क्या कहते हैं, क्योंकि जो सारा वेदर फिनोमेना होता है ना वो ट्रोपोस्फेयर में होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे एयरप्लेन्स होते हैं या एरोप्लेन्स होते हैं वो सारे कहाँ पे मेसोस्फेयर में उड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कराया था ये स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको कराया था कि यहाँ पे सॉरी, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ये टर्बुलेंस, और थर्ड लेयर होती है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होता है, मेसोस्फेयर में क्या होता है कि ये ना रिफ्लेक्ट बैक कर देती है आपकी जो होती हैं रेडियो वेव्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। और उसके अलावा जो ना एक ना फिनोमेना होता है, ग्रीन से कलर की ना लाइट्स नजर आती हैं, तो वो जो फिनोमेना जो बनता है ना वो बनता है मेसोस्फेयर में, ठीक है। ग्रीन लाइट्स हमें उसको कहते हैं अरोरा, अरोराज कहा जाता है उनको। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको अरोराज कहा जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में उसे किसी और नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो फिनोमेना होता है आपका मेसोस्फीयर में। उसके अलावा आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि ये ना बहुत गर्म रीजन होता है, तो जो मीटोर्स होते हैं ना जो हमारी ऑर्बिट को सर्कल करते रहते हैं और कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, तो वो जो होते हैं ना मीटोर्स वो थर्मोस्फेयर में बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनकी एक्सप्लेनेशंस थी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता था ना वो बनता था ऑप्शन डी, यानी कि 3, 4, 1, 2। उसके बाद जो 47th क्वेश्चन था ना वो हमारा रिलेटेड था उससे, एनवायरनमेंट से, और उसके अलावा इससे करंट अफेयर से भी। इसमें पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो ये जो ऑलिव रिडली सी टर्टल है ना, ये जनरली वहाँ पे मिल जाते हैं और ये जनरली न्यूज़ में भी रहते हैं। जो हमारा उड़ीसा वाला रीजन है ना, ये वहाँ पे जनरली मिलते हैं ऑलिव रिडली सी टर्टल्स, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज मैंने आपको उसमें भी करवाया था, एनवायरनमेंट में कराया था मैंने आपको, जो हमारी यूजीसी की क्लासेस थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने कराया था कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी होती हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हो, जिनका कोई भी क्या कहते हैं वो ना हो, अलाइव स्पीसीज या अलाइव मेंबर कोई भी ना हो, उनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स क्योंकि मिल जाते हैं हमें यहाँ पे जनरली
उड़ीसा के कोस्ट पे, तो ये एक्सटिंक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए, दैट इज ऑलिव रिडली सी टर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये था ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मार्च 21 टू सितंबर 22 द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड द सन व्हाइल द सदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। तो जो हमारी सनरेज होती हैं उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ रही होती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा इंडिया पड़ता है वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही पड़ता है ना, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे उस टाइम पे क्या होता है, मार्च 21 से लेके सितंबर 22 तक जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ रही होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिस वजह से क्या होता है कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे समर सीजन होता है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, ड्यूरिंग सितंबर 22 टू मार्च 21 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो अवे फ्रॉम द सन हो जाता है और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो टिल्ट कर जाता है टुवर्ड्स द सन, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वहां पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही होती हैं, जिस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे गर्मी होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे हमारे यहाँ पे ठंड होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। उसके अलावा क्या है स्टेटमेंट 3, अर्थ इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस इज 23.5 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर। तो जो अर्थ का टिल्ट है ना वो 23.5 डिग्री, इक्वेटर से 23.5 डिग्री वो टिल्टेड है अर्थ, जिस उसी टिल्ट होने की वजह से, क्योंकि अर्थ टिल्ट है ना, तो जो गर्मियाँ होती हैं उस टाइम पे क्या कहते हैं, जब डायरेक्ट रेज सन उस पर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, तब यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, ठीक है। जब वो पड़ती हैं डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न पे, तब यहाँ पे हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तब सर्दी होती है, ठीक है। अगर ये एक्सिस टिल्ट ना होता तब क्या होना था, हमारा जो क्या कहते हैं मौसम है ना वो क्या कहते हैं 12 के 12 महीने सेम रहता है, ठीक है। तो ये जो टिल्ट है ना उसी वजह से हमारा मौसम चेंज होता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी, तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड बाय पॉल्यूटेड वाटर। तो सबसे पहले है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ना ये होती है डिजीज, क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज है और ये जनरली फैलती है, मान लो अगर किसी बंदे को डिजीज और वो छींक मार दे तो उससे फैल जाती है, ठीक है। और ये होती है बैक्टीरियल डिजीज है ये डिप्थीरिया। उसके अलावा पोलियोमाइलिटिस, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस, ठीक है। ये तीनों डिजीज वो डिजीज हैं जो वाटर से फैलती हैं, ठीक है। मतलब अगर पॉल्यूटेड वाटर कहीं के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था 2, 3 एंड 4। तो जो हमारा ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज द क्रोनोलॉजीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है। तो इसके आगे ना ईयर्स लिख लेना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन ना क्या कहते हैं, जब भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो ना तो उनकी ना एक्सप्लेनेशन साथ में लिख लिया करो। एक तो आपको याद रहता है, दूसरा अगर आपने गलती की हो ना और उस गलती को सुधार लो तो दोबारा वो गलती करने के चांसेस दोबारा रहते नहीं है। तो जितनी भी मैं एक्सप्लेनेशंस करवा रहा हूँ उसको ना साथ के साथ आप नोट करते जाना, अपने क्वेश्चन पेपर पे चाहे नोट कर लो। चलो अब लिखो द इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था ये आया था 1861 में, ठीक है। उसके बाद है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये आया था 1904 में, ठीक है। उसके बाद था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ना कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता था, अभी बताता हूँ। इसके अलावा ना मैं बाकी क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व हो सकते थे। लास्ट में लिखो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अब हमें इसमें ना 2 इवेंट, एक इवेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि हम हिस्ट्री में भी करते हैं और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ना बहुत से हिस्टोरिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल का ईयर तो याद होना चाहिए, तो उसका आ गया हमारा 1905। और उसके अलावा ना ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। अब पॉलिटी जब करते हैं ना तो हमें हम ये पढ़ाते हैं कि बिल, कोई चीज बिल कब बनती है, ठीक है। जब उसको क्या कहते हैं लेजिस्लेचर से पास करवा दिया जाए ना तो वो तब बनती है बिल, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था कि इन एनी केस जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल है ना ये क्या कहते हैं हमेशा एंड में ही आना था। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि
ये जो अमेंडमेंट बिल बना होगा ना, ये इन एनी केस इंडिया की उसके बाद बना होगा। जब इंडिया आज़ाद हो गया होगा ना, उसके बाद लेजिस्लेचर बैठी होगी और उसके बाद उन्होंने बिल बनाया होगा, लॉ पास करवाया होगा और फिर वो बिल बना होगा, ठीक है। तो इन एनी केस जो हमारा स्टेटमेंट 3 था वो एंड में आना था, और बाकी कहीं पे भी ऑप्शंस देख लो, स्टेटमेंट 3 है वो एंड पे सिर्फ ए ऑप्शन पे आ रही है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बाकी के ईयर्स आप सबको लिखवा दिए हैं। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, क्योंकि ये इसकी ना अमेंडमेंट हुई है अभी 2011 में अमेंडमेंट होके हटी है, तो ये हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट भी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहां से भी बनता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए, 1, 2, 4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन March 5th, 1931. Which were the provisions of the pact? अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो स्टेटमेंट 4 है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं। तो ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, ये हुआ था उससे पहले, क्या कहते हैं, जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, उससे पहले होता है गांधी इरविन पैक्ट। तो उससे पहले क्या होता है कि जितने भी हमारे ये स्वतंत्रता सेनानी होते हैं ना, उनको ना कैद कर लिया जाता है। तो गांधी जी क्या करते हैं, वो गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी क्या करते हैं, ये इरविन को ना, लॉर्ड इरविन को कुछ ना शर्तें लिख के भेजते हैं। तो उनको बोला जाता है अगर इन शर्तों को मान लिया जाएगा फिर तो मैं जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी वो मैं अटेंड कर लूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या था। स्टेटमेंट 1 है, सिविल डिसोबीडियंस प्रिजनर्स नॉट गिल्टी ऑफ वायलेंस टू बी रिलीज, ठीक है। तो गांधी जी इसी टाइम पे ना भगत सिंह जी को भी पकड़ा गया था, ठीक है। तो चलो वो किसी और दिन की स्टोरी है, अभी यहीं पे फोकस रहते हैं हम। तो गांधी जी अपने लेटर में लिखते हैं कि जो अपने प्रिजनर्स को कैद किया है ना, जिन्होंने गिल्टी ऑफ वायलेंस नहीं है, जो ठीक है, जो शांतमय तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सबको रिलीज कर लिया जाए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट टू बी रिटर्न्ड। तो उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था कि जो सारी प्रॉपर्टीज थी ना, वो उन सबको जब्त कर लिया था। तो जो गांधी जी थे, उन्होंने ये भी बोला था कि जो इनकी प्रॉपर्टीज है उनको लौटा दिया जाए। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, रेमिटेंसेस ऑफ फाइन्स नॉट ऑलरेडी रियलाइज। तो गांधी ये क्या कहते हैं, गांधी जी ने असल में ये बात बोली थी कि जितने भी फाइन्स आपने क्या कहते हैं लगाए हुए हैं, उन सब फाइन्स को वापस लिया जाए, और अगर किसी ने फाइन पे कर दिया है तो उस फाइन को वापस कर दिया जाए। तो जो हमारी स्टेटमेंट 3 क्या बोलती है, रेमिटेंसेस ऑफ फाइन्स नॉट ऑलरेडी रियलाइज, मतलब कि उन फाइन्स को माफ कर दिया जाए जो पे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारी स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। गांधी जी ने बोला था कि सारे फाइन्स माफ कर दिए जाए और जिन्होंने फाइन पे कर दिया उनको वापस कर दिया जाए। स्टेटमेंट 4 देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस माइट कंटिन्यू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे हुआ ये था कि गांधी जी ने एज सच ना ये बात गांधी इरविन पैक्ट में नहीं लिखी हुई थी। गांधी जी ने ये लेटर भिजवा दिया था, अपनी शर्तें लिख के भिजवा दी थी। साथ में गांधी जी ने ये बोल दिया था कि अगर इन शर्तों को आप नहीं मानते तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी ना, वो अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू रखेगी। पर हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन March 5th, व्हाट वर द प्रोविजंस, ठीक है। तो ये क्योंकि लास्ट वाली लाइन उसकी प्रोविजन नहीं थी, ठीक है, तो ये उसका पार्ट नहीं है। ये लास्ट वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, तो इस वजह से ये उसका पार्ट नहीं है। तो जो हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। 3 में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी गलत है, और 4th जो थी वो पैक्ट का पार्ट नहीं थी, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली, तो जो राइट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52, विच इज करेक्ट chronology of the excavation of sites in the Indus Valley civilization, ठीक है। तो अब ना इनके ईयर और जो जिनके मैं फाउंडर्स लिखवाऊंगा ना वो भी लिखते रहना। सबसे पहले लिखो मोहनजोदारो, ये फाउंड होती है 1922 में, और इसको एक्सकावेट करने वाले थे डॉक्टर आर डी बनर्जी। चनोदारो एक्सकावेट होती है 1931 में,
जो सबसे पहले एक्सकावेट होने वाली जो सभ्यता थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो वो थी क्या कहते हैं साइट थी, वो थी हड़प्पा। ये एक्सकावेट होती है 1921 में। इसको एक्सकावेट करने वाले थे DR साहनी, दयाराम साहनी, 1921। और जो लोथल होती है वो सबसे एंड में होती है, क्या कहते हैं हमारा देश आज़ाद होने के बाद होती है। ये लोथल पड़ती है वहाँ पे गुजरात में, और ये पोर्ट साइट थी, PORT, पोर्ट साइट। ये एक्सकावेट होती है 1953 में, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 3, 1, 2 एंड 4। ये सही क्रोनोलॉजी थी उसकी। नेक्स्ट देखो ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट देखो, Vardhana Mahavira at the age of 28 began his quest for truth and practiced for 12 years. At the end of austerities, he was known as। तो हम सबको पता है कि जो महावीरा थे उन्होंने एट द एज ऑफ 23 वो अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वो 12 साल भटकते रहते हैं, और 12 साल के बाद जब उन्हें निर्वाणा प्राप्त होता है ना, उस टाइम पे उनको कहा जाता है कायवाल्या। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, Gunadea has written a work known as ऑप्शन ए कथा मंजारी, ऑप्शन बी बृहद कथा, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी कथा सप्ताशाही शास्त्री। तो जिसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। ये जो बृहद कथा है ना, ये पिशाची लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये ना लैंग्वेज थोड़ी सी समझ में कम आती है, ठीक है। ये पुअरली अंडरस्टूड लैंग्वेज है, पिशाची लैंग्वेज। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, हमें ना मैच करने थे राइटर्स और उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन ना असल में इसके आने का रीज़न ये था कि यहाँ पे ना अमृतसर में खालसा कॉलेज में हुआ था, बुक फेयर हुआ था, और उसमें ना 2 बुक्स बहुत ज़्यादा बिकी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना वहाँ से बनता था, हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। तो उसमें राइटर बताए गए हैं भाई संतोख सिंह जी, केसर सिंह चिब्बर, सेनापति और भाई मनी सिंह जी, ठीक है। तो जो ना उसमें क्या कहते हैं, जो हमारे भाई संतोख सिंह जी है ना, उनकी जो बुक थी गुरप्रताप सूरज ग्रंथ, एक ये बहुत बिकी थी। दूसरी क्या कहते हैं, जो हमारे ये क्वेश्चन वैसे ना यहीं से सॉल्व हो जाना था, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं संतोख सिंह जी की बुक है ना गुरप्रताप सूरज ग्रंथ, अगर आपको इतना भी आता था तो सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ पे क्या कहते हैं एक को थर्ड पे मार्क किया गया था। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। उसके अलावा जो केसर सिंह चिब्बर जी हैं उनकी बुक थी पंसावालीनामा, और जो भाई मनी सिंह जी हैं उनकी बुक है श्री गुरसोबा, और जो हमारे बचते हैं केसर सिंह मनी सिंह जी की बुक है सिखां दी भगतमाला। और जो सेनापति हैं उनकी बुक है श्री गुरसोबा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 56, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। इसमें इंसिडेंसेस का नाम लिखा है और उसको हमें मैच करना था, ठीक है। तो जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वो हम सबको पता है कि 1919 में हुआ था। उसके अलावा कोमागाटा मारू वाला इंसिडेंट जो हुआ था वो था 1914 में। इसमें वो एक कहानी बड़ी फेमस है गुरु नानक जहाज़ की, जिसमें क्या कहते हैं जापान से एक उस पे क्या कहते हैं जो शिप था जिसका नाम रखा गया था गुरु नानक जहाज, ठीक है। उस पे क्या कहते हैं ऑलमोस्ट मोर देन 200 पैसेंजर्स को सेफली लाया गया था यहाँ पे इंडिया में। उसके बाद जो जैतो मोर्चा है वो आता है उस पे 1924, और जो ननकाना साहिब मैसेकर हुआ था वो हुआ था 1921 में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि 3142।